और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है फतेहपुर से। पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह को सजा का ऐलान हो चुका है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह को 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो जुर्माना भरवाकर कोर्ट से पूर्व विधायक को जमानत मिल गई है। 2012 में पोलिंग बूथ में सिपाही से मारपीट का पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर फतेहपुर से है, जहां पर पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह को सजा का ऐलान हुआ है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह को 2 साल 9 महीने की सजा हुई है। कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया। डिंपल यादव के नामांकन के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और महासचिव रामगोपाल यादव के अलावा परिवार के कई और सदस्य भी मैनपुरी में मौजूद थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। डिंपल यादव के साथ अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी थे, जबकि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पीछे पीछे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नामांकन के बाद मैनपुरी की जनता को धन्यवाद दिया। परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। डिंपल यादव के नामांकन पत्र के मुताबिक डिंपल के पास 8 बैंक खातों में जमा रकम और 4 फिक्स डिपॉजिट को मिलाकर 4,62,71,804 रुपए की चल और अचल संपत्ति है। लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरने से पहले डिंपल यादव ने इटावा में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद दिया। मैनपुरी रवाना होने से पहले डिंपल यादव पति अखिलेश यादव के साथ अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समाधि पर पहुंची और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी के रूप में दरअसल नेताजी की समाजवादी आस्थाओं का ही नामांकन हो रहा है। जिस प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों और जनमानस ने सफाई आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उसका सच्चा परिणाम ये होगा कि सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी वैसे तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा यादव वोटों के अलावा दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए नामांकन से पहले डिंपल यादव और अखिलेश यादव आलोक शाक्य के घर पहुंचे, जिन्हें हाल में मैनपुरी का पार्टी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैनपुरी उपचुनाव में समर में डिंपल यादव को उतारने के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने डिंपल की बड़ी जीत का दावा किया। मैनपुरी से डिंपल यादव की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा दावा करते हुए रामगोपाल ने कहा कि पूरा परिवार एक है और डिंपल के नाम पर शिवपाल यादव की रजामंदी भी शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि जनता का पहले से भी ज्यादा समर्थन डिंपल को मिलेगा, क्योंकि नेताजी की सीट है और नेताजी की बहू उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में अति आत्मविश्वास के चलते हार गई, लेकिन मैनपुरी में ऐसा नहीं होगा। पूरा समर्थन शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाए गए। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया। हालांकि परिवार के एक होने का दावा कर रहे रामगोपाल यादव अब भी 2019 में फिरोजाबाद से बेटे की हार को भुला नहीं पाए हैं और इसके लिए बिना नाम लिए शिवपाल यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे, वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे। रामगोपाल यादव ने भले ही डिंपल की उम्मीदवारी में शिवपाल की मंजूरी का दावा किया है, लेकिन इस दावे पर अब तक शिवपाल यादव का बयान सामने नहीं आया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला। जिस परिवार में कलह हो उसका पतन, ये राजभर का कहना है। सपा को बनाने में शिवपाल का बड़ा योगदान है। अखिलेश मांगे माफी तो चाचा जरूर देंगे आशीर्वाद, ये बयान सामने आया है ओम प्रकाश राजभर का। तो देखिए, मैनपुरी को लेकर राजनीति तेज है और एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बोल उठे हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जिस परिवार में कलह होता है उसका पतन हो जाता है। सपा को बनाने में शिवपाल का बड़ा योगदान है और अगर अखिलेश माफी मांग ले तो चाचा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
जिस परिवार में कलह हो तो वो परिवार पतन की ओर जाता है, हमारा जो अपना मानना है। अब चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में दूसरे नंबर का योगदान सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इस परिवेश में अखिलेश जी को चाहिए कि उनके चाचा थे, जैसे हम लोगों ने पहल किया तो चुनाव में शिवपाल जी साथ आ ही गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ गए। तो अगर चाचा के सामने भतीजा जाकर के पकड़ ले। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से सपा रालोद गठबंधन से उम्मीदवार मदन भैया ने बड़ी जीत का दावा किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की लोनी सीट से हारने वाले मदन भैया को जयंत चौधरी ने खतौली से मैदान में उतारा है। लेकिन मदन भैया की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद खतौली से टिकट दावेदार अभिषेक चौधरी ने मदन भैया को बाहरी बताया था। हालांकि मदन भैया ने कहा है कि पार्टी का हर नेता मुझे मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएगा। हमारे छोटे भाई अभिषेक ने पार्टी नहीं छोड़ी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, मजबूती से साथ रहेंगे और वो हमारी बिरादरी के भी हैं। मदन भैया ने बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कई नेताओं की मिसाल देते हुए कहा कि आज कई लोग अपने गृह जिले ही नहीं बल्कि गृह प्रदेश की सीमाओं से बाहर राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग चला देते हैं बाहरी, बाहरी शब्द का एक चलन हो गया, नहीं बाहरी कहाँ है। मदन भैया ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि खतौली राष्ट्रीय लोकदल की ही परंपरागत सीट रही है और मुद्दों की राजनीति करने वाला ही खतौली में जीत दर्ज करेगा। लखनऊ में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई आलिया हेरिटेज अपार्टमेंट को ढहाने का काम आज से शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम मुंबई से बुलाए गए एक्सपर्ट्स के साथ अलाया अपार्टमेंट पहुंची और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में टीम ने इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। पूरी बिल्डिंग को गिराने की अगर बात करें तो जो एलडीए के अधिकारियों का मानना है, जैसा उन्हें एक्सपर्ट टीम ने बताया कि ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उनमें सबसे ज्यादा समय लगेगा तोड़ने के लिए। उसके बाद की जो कार्रवाई होगी और तेज हो जाएगी और पूरी बिल्डिंग गिराने में लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है, ये अनुमान है। इस इमारत में कुल 48 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 36 फ्लैट्स की रजिस्ट्री तक हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों पर हथौड़ा चलता हुआ देख रहे फ्लैट बायर्स का कहना है कि जब 6 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई और रजिस्ट्री होती रही तब एलडीए को इमारत के निर्माण में गड़बड़ी क्यों नहीं नजर आई। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि ना तो इमारत का नक्शा पास था और ना ही नजूल विभाग से जमीन के लिए एनओसी ली गई थी और तमाम नोटिस और कार्रवाई के बावजूद बिल्डर ने निर्माण कार्य जारी रखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना एलडीए अफसरों की मिलीभगत से नोटिस और सीलिंग के बावजूद इतनी बड़ी इमारत का तैयार हो जाना मुमकिन है? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हजरतगंज के होटल लेवाना को 9 दिसंबर तक का वक्त दिया है। इसके बाद होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एलडीए ने होटल के मालिक को 1 महीने का वक्त दिया था, जो अगले महीने की 9 दिसंबर को खत्म होने वाली है। 9 दिसंबर के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण होटल को जमींदोज करना शुरू कर देगा। एलडीए का ये नोटिस होटल के गेट पर चिपका दिया गया है। 9 तारीख को ये आदेश हुआ था। इसमें लिखा है कि लेवाना होटल में आग लगने के बाद आपको वजह बताने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आप कारण बताने में असफल रहे। कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया, जिसके फलस्वरूप 9 नवंबर को अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को हटाने का आदेश पारित किया जा चुका है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला होटल में 5 सितंबर की सुबह आग लग गई थी। आग की इस घटना में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। विभागीय पड़ताल में पता लगा है कि 6400 वर्ग मीटर एरिया में होटल आवासीय भूखंड पर बना था। और गुंडे अपराधियों में खलबली मचाने वाला महाबली बुलडोजर फिर से एक्शन मोड में है। पीले पंजे का प्रहार इस बार बरेली के रामगंगा नगर आवासीय योजना पर हुआ, जहां करीब 6 घंटे से अधिक समय तक हुई कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रामगंगा नगर आवासीय योजना के लिए 2007 से 2008 में भूमि अर्जित की थी, लेकिन देखरेख के अभाव में सेक्टर 3 में करीब 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया गया।
बीडीए ने कब्जे धारकों को नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई और तो और वहां घर मकान बना लिए गए, जिसके बाद ही बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कब्जेदारों ने हाथापाई के साथ छिटपुट तरीके से पत्थर भी फेंके, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद कब्जेदार पीछे हटने पर मजबूर हो गए। करीब 75 करोड़ की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद बीडीए ने जल्द से जल्द जमीन सौंपने की बात कही है। सेक्टर 3 में करीब 85 लोगों को प्लॉट आवंटित किया गया था, जिस पर अब तक कब्जा नहीं पा सके थे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में शिरकत की है और खेती में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने रबी की फसल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही दूसरी फसलों को भी बढ़ावा देने की बात की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की। रबी गोष्ठी में सीएम योगी बच्चों के साथ भी नजर आए। सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में लेकर कुछ देर तक उससे बात की। मुख्यमंत्री ने बाल दिवस के मौके पर बच्चे को प्यार दुलार करके आशीर्वाद दिया, बच्चों को चॉकलेट दी और छोटे बच्चे को चम्मच से दूध भी पिलाया। गोरखपुर दौरे पर सबसे पहले सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भी भागीदारी की और खुद एक एक फरियादी के पास गए और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने करीब 400 लोगों से जनता दर्शन के दौरान मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का यकीन भी दिलाया। उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल के बाहर की दुनिया देखने को तरसेंगे। उनकी पेशी से लेकर ट्रायल तक जेल में ही कराए जाने को लेकर सरकार ने प्रयास तेज कर दिए। कुख्यात अपराधियों की पेशी पर आ रहे खर्च और पुलिस मैन पावर को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने जेल में बंद अपराधियों पर नकेल के लिए मॉडर्न प्रोविजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कुख्यात अपराधियों पर और सख्ती के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जेल में बंद अपराधियों की पेशी और ट्रायल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने के लिए यूपी की 72 जेल और 73 कोर्ट में एक अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण की जरूरत है। ऐसे में इनका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। इस तरह की व्यवस्था लागू होने पर मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य कुख्यात अपराधियों के लिए बाहर की दुनिया सपना बन जाएगी। सरकार के इस कदम से अपराधियों के फरार होने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। साथ ही दुर्दांत कैदियों की पेशी के दौरान लोगों को धमकाने, मोबाइल से परिजनों से बात करने और अपने गुर्गों के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी महिला का नाम पाया गया है। हैरान कर देने वाला ये मामला मुरादाबाद से है, जहां पिछले 5 साल से एक पाकिस्तानी महिला वोटर बनकर बैठी है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं गई। दरअसल सबा परवीन का निकाह 2007 को मुरादाबाद के नदीम अहमद के साथ हुआ था। इसके बाद से सबा परवीन लॉन्ग टर्म वीजा पर मुरादाबाद में रह रही है। हमारी अम्मी इनसे निकाह कर गई और जब से हम यहाँ पर रही हैं। हालांकि सबा के पति का दावा है कि उनकी शिकायत पर पहले ही सबा का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। वीज़ा बढ़वाते हैं और हम सरकार के उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हैं और ये हमारे साथ रह रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने जांच की और महिला का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, उन्होंने तत्काल इनका नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया है। इसके अन्य विधिक पहलुओं का परीक्षण कराया जा रहा है और जैसी भी स्थिति हो उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच के बाद पाकिस्तानी महिला का नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। कई लोग होते हैं जो बेजुबानों पर जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबानों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं। कुत्ते के साथ बेरहमी की इंतहा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक दीवार की कील पर फंदा लगाकर कुत्ते को लटका दिया गया है। चंद सेकंड के वीडियो में 2 शख्स एक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटकाए हुए दिख रहे हैं। साथ ही अपने हाथों में रस्सी का एक सिरा भी इन्होंने थाम रखा है, जिसे दोनों अपनी ओर पूरी ताकत से खींच रहे हैं ताकि कुत्ते का दम घुट जाए। वीडियो गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का बताया जा रहा है,
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस भी एक्शन में है। हीन अपराध है कि इस तरह से एक बेजुबान जानवर को जिस तरह से उसमें मारा गया है, तो इसके संदर्भ में पशु क्रूरता एवं अन्य धाराओं में पशु मालिक के खिलाफ, जो उसका मालिक था, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें हम कठोर वैधानिक कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। कुत्ते से बेरहमी का ये वीडियो 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। आरोपियों का तर्क है कि कुत्ता काफी दिनों से बीमार चल रहा था। सफेद चादर वाले कुदरत के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। धरती की जन्नत और आसपास के इलाके पूरी तरह से इस वक्त चांदी जैसी बर्फ से सजे हुए हैं। पल पल बदलते मौसम ने जहां लोगों को थोड़ा परेशान किया है, वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने फिजा में रूमानियत घोल दी है। हिमाचल और कश्मीर में जमकर स्नोफॉल हुआ, जिससे तापमान में गिरावट आई है। 8 तस्वीरों के जरिए आप बर्फबारी का नजारा देख सकते हैं। बर्फबारी को देखते हुए मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। बात करें लाहौल स्पीति की, तो बर्फबारी से सभी सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर देश के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की गुरेज घाटी में भी भारी बर्फबारी से बांदीपोरा गुरेज मार्ग दूसरी बार कट गया। फिलहाल गुरेज बांदीपोरा सड़क पर आवाजाही बंद है। इधर श्रीनगर लेह हाईवे पर भी यही हाल है। बर्फबारी को देखते हुए जोजिला श्रीनगर से लेह सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। भारत में ही नहीं, बर्फबारी चीन में भी जारी है और लेवल 3 की वार्निंग जारी कर दी गई है। हेइलुंगजियांग और जिलिन प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से रेल, सड़क और हवाई यातायात जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। जहां तक नजरें जाएंगी, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई नजर आएगी। बर्फ की वजह से सभी सड़कें सफेद दिख रही हैं। कहीं भी चलने की जगह नहीं बची। बर्फबारी की वजह से 18 हाईवे सील हैं। यातायात शुरू हो सके इसलिए सरकार ने सड़क पर से बर्फ हटाना शुरू कर दिया है। हाईवे की बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते पारा गिरकर 0 से नीचे पहुंच चुका है। शीतलहर की वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि सड़क तो छोड़िए, पटरियों पर भी ट्रेन भी नहीं चल पा रही है। वहां भी रेलवे ट्रैक की सफाई हो रही है। मौसम की मार सड़क और रेल के अलावा हवाई यातायात पर भी पड़ी है। ड्रोन कैमरे से देखने पर साफ पता लग रहा है कि विमान 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में सारी रस्में निभाई गई, लेकिन 7 फेरे के बंधन में 2 इंसान नहीं बल्कि 2 बेजुबान बंधे। शादी में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा मोहल्ला शामिल है। जिसे भी खबर मिली अपने आप शादी में शामिल हो गया। शादी के लिए मंडप भी बने थे और पंडित को भी फेरे करवाने के लिए बुलाया गया था। शादी में आए लोगों को बाकायदा लड्डू भी खिलाया गया। शादी की रस्मों के साथ साथ दहेज भी दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा तामझाम डॉग्स की शादी के लिए किया गया था। हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारे बाल बच्चे है नहीं, हमको हमने बच्चे के लिए पाला है। 2 में अभी है, तो हमारे मन में था ये इनका मजाक करने लगे थे। मेरा घर से कन्यादान कर दो, यही सपना था मेरा, सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। ये पूरा कार्यक्रम पालम विहार में 2 पड़ोसी ने आयोजित किया था, जिसमें शेरू और स्वीटी की शादी पूरे धूमधाम से की गई। बोले भैया अभी करानू पड़ेगा, मुहूर्त में ही करानू पड़ेगा। हमको चलो भाई ठीक है। अच्छा जैसे आज बात हुआ, दूसरा दिन हल्दी मंडप हुआ, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही सब लोग आया। जाहिर है ये पूरा मामला भावनाओं से जुड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।